दोस्तों, एक बार एक सेमिनार में गया हुआ था मैं। और वो सेमिनार था जब मैं एलएलएम करने लग रहा था, क्योंकि एलएलबी तो मैंने मेरिट यूनिवर्सिटी से की थी, सॉरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से। और एलएलएम किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से की थी। तो जब उसका लास्ट का वो सीज़न चल रहा था, एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे थे, तो उन्होंने एक फंक्शन किया और उस फंक्शन में जितने भी एडवोकेट थे उनको संबोधित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के कोई पूर्व जज आए हुए थे। तो उन्होंने अब अपने भाषण के अंदर एक कहानी सुनाई। और उस कहानी में एक्चुअली में एक वो था, सवाल था। और वो सवाल लकीली उन्होंने मेरे से पूछ लिया कहानी खत्म होने के बाद। तो मैंने उसका जो जवाब दिया, उन्होंने कहा ये बिल्कुल सही जवाब है। तो मैं आपको वो कहानी सुनाना चाह रहा हूँ और उस कहानी का जो जवाब है वो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। चलिए पहले तो मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। कहानी ये थी दोस्तों कि एक बार एक राजा था। वो न्यायप्रिय राजा था और जो क्रिमिनल हुआ करते यानी अपराधी हुआ करते उनको कठोरता से पेश आया करता और कड़ी सज़ा दिया करता। लेकिन फिर भी जो अपराध थे वो रुक नहीं रहे थे। तो एक बार उस राजा को कहीं जाना था, बाहर जाना था कहीं 2 महीने के लिए, किसी दूसरे राज्य का अपने अपने ही अधीन किसी दूसरे राज्य का बंदोबस्त देखने के लिए। तो उसने अपने सारे मंत्री मंडल को और उसको बुलाया और उन्होंने कहा, भई जब मैं इतना वो कठोर दंड देने लग रहा हूँ, तो फिर भी अपराध हैं वो नहीं रुक रहे, तो क्या करूँ? और अब तो मुझे बाहर जाना है और बाहर जाके न जब मैं आऊँगा तो फिर इसकी चीज़ की क्या गारंटी है कि अपराध रुकेंगे? तो उसके जो सलाहकार मंडल था यानी जो दरबारी थे उन्होंने सलाह दी कि जी आप इतने कठोर दंड कर जाओ कि लोग भयभीत होने लग जाएँ और उस कठोर दंड से कोई अपराध करे ही नहीं। तो ठीक है, उस राजा ने ऐसा किया और उसने जितनी भी अपनी व्यवस्था थी, चाहे वो कार्यपालिका थी या फिर न्यायपालिका यानी कानून बनाने वाले भी, उन्होंने जो मंत्री परिषद थी उसको भी अधिकार दे दिए और जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको भी अधिकार दे दिए। और सज़ा इतनी मजबूत कर दी कि जहाँ पहले 2 साल की सज़ा हुआ करती उसको 10 साल की कर दिया। और जिस अपराध में 10 साल की सज़ा हुआ करती उसमें आजीवन कारावास की सज़ा कर दी। और जो चोरी किया करता उसमें हाथ काटने की सज़ा कर दी। और जो मर्डर कर दिया करता, तो मर्डर अगर किसी ने किया तो उसकी गर्दन कलम करने की सज़ा उसने निश्चित कर दी। और जब उसने अपने सारे मंत्रिमंडल को, सारे एडमिनिस्ट्रेशन को, सारे उसको ये देख के कहा बिल्कुल ठीक है। और सज़ा इतनी ज़्यादा सख्त हो चुकी है कि अब कोई भी भयभीत होकर न क अपराध करेगा ही नहीं, क्योंकि कौन अपनी इतनी लंबी छोटे से अपराध के लिए भी इतनी लंबी सज़ा भुगतेगा और कौन अपनी गर्दन कलम करवाएगा। तो दोस्तों वो 2 महीने के लिए चला गया कहीं। तो जब वो 2 महीने के बाद वापस अपने राज्य में आया तो उसने देखा कि उसके उस राज्य की जितनी भी कानून व्यवस्था थी वो सारी ध्वस्त हो चुकी थी। और जो उसका जो शहर था, जो सुंदर शहर था, वो मतलब तहस-नहस हो चुका था एक तरह से। और जो रोड वगैरह थे वो टूट चुके थे, अपराध की जो थी वो संख्या बढ़ चुकी थी। और जो अपराध पहले हुआ करते उससे भी ज़्यादा अपराध अपराध बढ़ गए उसमें। तो उसकी समझ में नहीं आया कि इतने कानून व्यवस्था उसने ठीक की है, एडमिनिस्ट्रेशन उसने ठीक किया, कार्यपालिका उसने सारा सब कुछ वो किया और फिर भी अपराध बढ़ गए। तो उसने अपने मंत्रिमंडल के ये सोचा कि अब इसके लिए सज़ा का हकदार कौन है? दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों अभी मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी और मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि इस कहानी के अंदर जब राजा ने सब कुछ ठीक कर दिया, कठोर कानून बना दिए, न्यायिक व्यवस्था को उसने चुस्त दुरुस्त कर दिया, पुलिस प्रशासन को उसने चुस्त दुरुस्त कर दिया और फिर भी अपराध बढ़े, तो इन बढ़े हुए अपराधों के लिए जिम्मेदार कौन है, सजा का हकदार कौन है? तो दोस्तों मैंने उन जज साहब को जवाब दिया था कि जी इस सजा का हकदार है पब्लिक। पब्लिक के क्यों है? क्योंकि ठीक है, राजा ने कानून बना दिए, सख्त कठोर कानून बना दिए, फांसी की सज़ा भी कर दी, गर्दन कलम करने की कर दी और हाथ काटने की भी सज़ा दे दी, 10 साल की जगह उम्र कैद कर दी, 2 साल की जगह 10 साल की सज़ा कर दी। लेकिन उसके बावजूद अपराध बढ़ने का यही उसका अर्थ है कि उस राजा की प्रजा के अंदर कानून को मानने की अ, रुचि ही नहीं थी, चाहे कितने ही कठोर उसने वो क्यों ना बना लिए, लेकिन प्रजा ने उनका कानूनों की, उन सज़ाओं की परवाह नहीं की और उनके अंदर कोई डर नहीं था और कोई उनके अंदर ये नहीं था कि तुम्हें सज़ा भी मिल जाएगी या फिर समाज क्या कहेगा, या फिर सिर्फ़ कानून ही नहीं, जो नियम थे, जो परंपरा थे, उनको डिनाई कर दिया पब्लिक ने। तो अगर पब्लिक ही किसी चीज़ को डिनाई कर देती है दोस्तों, तो चाहे
सरकार या राजा या को गवर्नमेंट कोई भी कितने ही कठोर कानून बना ले, उन कानूनों को लागू नहीं करवाया जा सकता। आज आपने दुबई वगैरह में, अबू धाबी में इसमें देखा होगा सज़ा, अगर मृत्यु की सज़ा है तो किसी से कोई अगर आदमी मर जाता है तो उसकी जो दंड है वो मृत्यु की सज़ा है, गर्दन कलम कर दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी अपराध होते हैं। तो दोस्तों मेन बात ये है कि जब तक पब्लिक ही कानून की व्यवस्था को नहीं मानेगी, तो पब्लिक का जो मन है वही अपनी व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेगा, तब तक अपराध नहीं रुक सकते, तब तक परंपराएँ भी टूटती रहेंगी, अपराध भी टूटते रहेंगे और जो हमारे प्राचीन लोगों ने नियम बनाए थे वो भी टूटते रहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मुद्दा क्या है ये? तो मुद्दा है दोस्तों, कल मैंने वीडियो बनाई थी, हमारी जो विवाह संस्था है उसके ऊपर, कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने नियम बनाया था कि भई एक गाँव में एक गोत्र में मैरिज नहीं कर सकते और पहले तो 4 गोत हुआ करते, परदादी का भी छोड़ा जाया करता बहुत पहले सैकड़ों साल पहले, लेकिन उसके बाद परदादी का छोड़ के दादी का गोत्र छोड़ने, दादी का है, माँ का है और अपना खुद का 3 गोत्र से बाहर के रिश्ते का परंपरा बढ़ाई और सैकड़ों सालों तक ये परंपरा चली भी। लेकिन वर्तमान में दोस्तों न सिर्फ ये गोत्र व्यवस्था खत्म हो गई है और आजकल के जो युवा हैं वो किसी भी चीज़ को नहीं मानते। आज वो इन परंपराओं को नहीं मानते, नियमों को नहीं मानते, हमारी संस्कृति उनको नहीं मानते और मैंने आप कल को एक उदाहरण भी बताया था कि वो जो सपना नाम की लड़की थी जो 3 साल से गाँव के लड़के के साथ ही मैरिज करके ने और गाँव में ही रहने लग रही थी, जिसके भाई ने उसका मर्डर कर दिया था। तो जब ये दोस्तों मैंने कल वीडियो बनाई तो मेरे पास कमेंट आए काफ़ी सारे। जो इज़्ज़तदार आदमी थे, समझदार आदमी थे, सामाजिक आदमी थे, उन्होंने तो इस चीज़ का समर्थन किया कि एक गाँव के अंदर मैरिज नहीं होनी चाहिए, एक गोत्र में मैरिज नहीं होनी चाहिए। चाहे इसमें कास्टिज़्म नहीं है कि भाई जाटों में नहीं होनी चाहिए, ब्राह्मणों में नहीं। एक गाँव के अंदर और एक गोत्र के अंदर चाहे किसी भी जाति के लोग हों, उनमें आपस में विवाह नहीं होना चाहिए, ये परंपरा बनाई थी। लेकिन आजकल के बच्चे इन परंपराओं की धज्जियाँ उड़ाने लग रहे हैं, अपने माँ-बाप की जो इज़्ज़त है उसको मिट्टी में मिलाने लग रहे हैं। तो इस बारे में जब मैंने वीडियो बनाई थी तो कुछ लोगों ने ऐसे कमेंट किए कि मुझे अब भी दुःख होने लग रहा है और वो कमेंट ऐसे थे जिनको मेरे हिसाब से तो स्वीकार नहीं किया जा सकता, लेकिन वो है सोच, कि सोच कैसी है। तो उन्होंने काफ़ी, आप कमेंट सेक्शन में जाके देख लेना, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। काफ़ी लोगों ने ये कहा कि त तुम क्यों ठेकेदार हो रहे हो पुरानी परंपराओं के, अगर एक गाँव के अंदर मैरिज हो जाती है तो क्या दिक्कत है? कुछ लोगों ने उदाहरण बताया कि दक्षिण भारत के अंदर तो इस तरह के चाचा-ताऊ के लड़कों में, हिंदुओं में, मुसलमानों में नहीं, हिंदुओं में मैरिज होती है और एक ने कहा कि मामा की लड़की के साथ मैरिज करना तो वहाँ सौभाग्य का सूचक माना जाता है और एक ने उदाहरण दिया कि हरियाणा के अंदर ये जो चौटाला गाँव है, झांसी देवीलाल परिवार है, उस चौटाला गाँव के अंदर भी यही परंपरा है कि गाँव के गाँव में विवाह हो जाता है। तो आप क्यों इस चीज़ को वो उठाने लग रहे हैं और क्यों आप इस चीज़ में आगे आएँगे, क्यों लोग आगे आएँगे कि भई एक गाँव में एक अगर लड़का-लड़की विवाह कर लेते हैं तो कौन-सा गलत है? कानून इजाज़त देता है और कानून ठीक बना रखा है, सरकार ने तो एक गाँव में होना चाहिए। तो दोस्तों मैं उनको यही कहना चाहूँगा, ठीक है, अगर लोग ही परंपराओं को नहीं मानते, अगर आज के युवा हैं वही इस चीज़ पे भड़कने लग रहे हैं और ये कहने लग रहे हैं कि एक ही गाँव के अंदर एक ही गोत्र में विवाह होना उचित है। तो ठीक है, मैं तो ये कल भी कहा था कि आप एक गाँव में क्यों करते हैं? फिर तो और भी आगे आइए। अगर आज आप एक गाँव के अंदर विवाह करेंगे तो कल को एक ही गाँव के चाचा-ताऊ के लड़के-लड़की मैरिज कर लेंगे और फिर उसके कुछ टाइम के बाद सगे बहन-भाई मैरिज कर लेंगे। तो ये बताइए, सगे बहन-भाई मैरिज कर लेंगे तो वो बच्चे को क्या कहेंगे? उन लड़के-लड़की का जो बाप है वो उनका दादा होगा या नाना होगा या क्या होगा? थोड़ा ये भी तो सोचिए। और फिर वो लड़का-लड़की उस गाँव के जो बहन-भाई थे पहले वो पति-पत्नी हो जाएँगे तो उनका रिश्ता गाँव में क्या होगा? गाँव वाले उनको आप भाई कहेंगे या जीजा कहेंगे, उस लड़की को भाभी कहेंगे या फिर बहन कहेंगे? तो ये तो बताइए, वो लोग जो आज इस चीज़ का समर्थन करने लग रहे हैं कि होनी चाहिए एक गाँव के अंदर मैरिज, वो उस रिश्ते को तो परिभाषित कर दें एक बार कि वो रिश्ता कहलाएगा क्या? और उस रिश्ते का फिर अंजाम क्या होगा? जो साइंटिफिक है, उस हिसाब से भी तो 3 पीढ़ियों के अंदर गोद को छोड़ने का तात्पर्य ये है, 3 पीढ़ियों के जो गोत है, कि उससे कई तरह की बीमारी हो जाती है और अगर एक गाँव के अंदर आप देखें, तो अगर आप 5-7 पीढ़ी, 10 पीढ़ी, 15 पीढ़ी ऊपर जाके मिलेंगे, तो सभी एक गाँव में एक ही बाप की औलाद मिलेगी, चाहे वो किसी भी जाति से हों। अगर आप एक जाति से, जाट जाति से हैं, तो आप 5, 7, 10 पीढ़ी ऊपर का वो इतिहास उठा के देख लेना, एक ही बाप की औलाद मिलेंगी जिनको आज ये कहने लग रहे हैं कि मैरिज होनी चाहिए। अगर एक दूसरी कोई दूसरी भी जाति है जो उस गाँव में आके बसे थे, तो वो भी 10-15 पीढ़ी पहले एक ही बाप की औलाद थी। तो एक ही बाप की औलाद से
आपस में वो बहन-भाई है उनसे मैरिज करेंगे तो अब बचेगा क्या ये बताइए? आखिर मुस्लिम समुदाय के अंदर चाचा की, ताऊ की बुआ की, फूफा की इस तरह की लड़कियों के साथ मैरिज होते, सगी बहन को तो वो भी नहीं मैरिज करते। लेकिन अगर जो आज ये कहने लग रहे हैं कि एक गाँव में मैरिज होने लग रही है, उनसे तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ठीक है, मुसलमानों का भी रिकॉर्ड तोड़ दीजिए आप। वो सगी बहन से तो कम से कम नहीं करते, तुम सगी बहन से मैरिज करने लग जाओ। ठीक है, घर की चीज़ घर में ही रहेगी, क्या ज़रूरत है बाहर वो करने की। तो बड़ी हैरानी की बात है दोस्तों कि लोगों ने ये कहा कि होना चाहिए एक गाँव के अंदर और तुम परंपराओं के ठेकेदार कब से बनने लगे? अगर एक गाँव के अंदर किसी से प्यार होता है, लड़का-लड़की में प्यार होता है, तो ये प्यार की जीत है कि वो अपने प्यार को शादी के उसमें बदलते हैं, परिणति करते हैं शादी की। तो बड़ा अफ़सोस हुआ दोस्तों कल की वीडियो को देखकर आज की युवा पीढ़ी जो ये सोच रही है कि ये जो प्राचीन परंपराएँ ये गलत है और एक गाँव के अंदर मैरिज करना कोई बुरी बात नहीं है, तो अब रहने कहने के लिए रह भी क्या जाता है। बहुत ही अफ़सोस हुआ ये सुन कहने के लोगों ने खुल के इस चीज़ का समर्थन किया कि एक गाँव के अंदर मैरिज होनी चाहिए और जो लड़के-लड़कियाँ आपस में अगर प्यार करते हैं तो फिर क्या दिक्कत है? अगर वो एक परिवार से भी हैं तो उनको मैरिज कर लेनी चाहिए। बड़ा अफ़सोस हुआ दोस्तों ये सुन के। मैं तो ये सोच रहा था कि गाँव के जो इज़्ज़तदार हैं, जो खापों के प्रतिनिधि हैं, जो खापों के प्रधान हैं, इस चीज़ को समझेंगे और हमारी परंपराओं को वो फिर से जीवित करने का प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा होता जा रहा है। ख़ैर दोस्तों पता नहीं आज की जो युवा पीढ़ी है किस तरफ जा रही है और वो किस चीज़ को स्वीकार करने में भी कोई शर्म महसूस नहीं कर रही। ख़ैर इच्छा है दोस्तों आपकी अगर आप एक गाँव के अंदर करना चाहते हो तो कानून आपके साथ है। कौन कर सकता है लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि जिस माँ-बाप के लड़की जिसकी लड़की गाँव के अंदर मैरिज करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 50-100 साल तक एक लड़की का बाप तो ये सहन करेगा नहीं और जो कहानी जैसी घटनाएँ हैं, वो मेरे हिसाब से तो घटती रहेंगी। अगर इनसे बचना है, तो मेरे हिसाब से परंपराओं का पालन करना चाहिए और इस तरह की कुरीतियों को एक ही गाँव में लड़के-लड़की की मैरिज करने की कुरीति को नहीं अपनाने देना चाहिए। समाज को चाहिए, समाज के जो मोज़िज़ आदमी उनको चाहिए कि इस परंपरा का विरोध करें, सरकार से माँग करें और कानून बदलवाने की माँग करें। क्यों? क्योंकि किसी भी देश का कानून आदमियों के लिए बनता है। आदमी कभी कानून के लिए नहीं बनता, जनता कानून के लिए नहीं बनती, कानून जनता के लिए बनाया जाता है। तो जनता की ये डिमांड है, तो मैं तो यही कहूँगा कि इन नेताओं को मजबूर किया जाए कि संसद में ऐसा कानून पारित करे कि एक गाँव में और एक गोत्र में मैरिज ना हो सके। बाकी दोस्तों आपका मामला है, देखिए क्या करते हैं, क्या नहीं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ, तो आपसे प्रार्थना है कि मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाइप ज़रूर करें दोस्तों। और चलते-चलते एक निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और इसी तरह सामाजिक मुद्दों पर मैं अपने विचार व्यक्त करता रहूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।